नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब आर्ट ऑफ टीचिंग से दोस्तों जो 30 क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। अन्य दक्षता से जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करेंगे। टोटल आज हम सब 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपका 50 नंबर पक्का करेगा ये स्टेट में। अगर हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो ये स्टेट में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ आप प्रीवियस ईयर ही रट लें पास हो जाए, ऐसा नहीं। आपको लैंग्वेज के समझना होगा। जो आर्ट ऑफ टीचिंग से जो 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगर उसकी आप लैंग्वेज को एक बार समझ लिए, पकड़ लिए, तो फिर आप 30 में 30 सही कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को रटिए नहीं, सिर्फ हम क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज के समझिए। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आपको लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए रटिए नहीं, बल्कि पॉइंट को समझिए। अन्य दक्षता से बात करें अगर हमसे, तो अन्य दक्षता से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ से, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग से, और 5 ही क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस से। अगर इसके बाद हम सब बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके आते हैं ईवीएस से। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो आपकी 50 नंबर एकदम पक्का करेगी दोस्तों। पीडीएफ के लिए काफ़ी बच्चों का कमेंट था पीडीएफ। दोस्तों पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सीधे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 8/9/2023 में जो आपका यस्टेड हुआ था उसी दिन पूछा गया था। इसी के हम सब जो 50 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग और अन्य दक्षता से उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और कमेंट भी करिए वीडियो को और कैसे इंप्रूव किया जाए और किस टॉपिक पे बनाया जाए, और साथ में साथ आप लाइक भी करिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं दोस्तों, क्लास की टाइमिंग के लिए काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था। क्लास आपके 6 बजे डेली मॉर्निंग में 6 बजे आती है, तो आप 6 बजे क्लास को ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। प्रविधि देखिए दोस्तों, इस सेम टू सेम इसके पहले वाले जो हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था उसमें भी आया था प्रविधि। हमने विधि के बारे में बताया, प्रविधि के बारे में ही बताया था। प्रविधि होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। जैसे इसमें है अभ्यास, किंडरगार्टन, चित्रण और नाट्य रूपांतरण। अब इसमें जो राइट आंसर है किंडरगार्टन, इसमें से कह रहे हैं कोई एक प्रविधि नहीं है। एक प्रविधि नहीं है दोस्तों। प्रविधि मतलब कि जिसमें कोई सिस्टम से नहीं होता। जैसे शिक्षण की किंडरगार्टन प्रणाली जो है एक जर्मन शिक्षा शास्त्र फ्रेडरिक फ्रोबल द्वारा प्रस्तावित किया था। इसको भी जानते रहे, फ्रोबल ने इसको दिया था किंडरगार्टन प्रणाली। इस विधि के अंतर्गत फ्रोबल ने बच्चों को पौधे के रूप में और शिक्षकों को बागवान अथवा माली के रूप में चित्रित किया है। ये तो हो गया दोस्तों किंडरगार्टन के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे किंडरगार्टन से। अगर हम सब प्रविधि की बात करें तो प्रविधि वह चीज़ होता है जिसे जो चीज़ बच्चे अभ्यास के तौर पे सीखते हैं, करके सीखते हैं, वो आपका प्रविधि कहलाती है। तो इसमें देखिए अभ्यास करके सीखना, चित्र के माध्यम से सीखना, नाट्य करके सीखना, तो ये सब आपकी प्रविधि हैं। लेकिन किंडरगार्टन एक आपकी विधि है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें बी ही गलत है और बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग है दोस्तों, क्या है? सहचर्य अधिगम, स्वायत्त अधिगम, सहायक अधिगम या फिर सहयोगात्मक अधिगम। जो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है? अगर इसमें हम सब राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सहचर अधिगम। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब सहचर अधिगम। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो सहचर अधिगम है, सबसे पहले जो राइट आंसर आपका सहचर अधिगम है, ठीक है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसकी खोज किसने, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो आप जानते रहे पावलोव, इवान पावलोव ने इसकी खोज किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, पावलोव जो है अपना प्रयोग किस पे किया था? आप कहेंगे कुत्ते पर किया था, कुत्ते की घंटी के आवाज़ से लार टपकाने को उन्होंने किया था। यह भी जानते रहे। इसकी खोज किसने किया था? पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। इनका जो मेन पॉइंट था क्या था, इसमें इन्होंने उत्तेजना और प्रतिक्रिया को जोड़ा था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जैसे अगर हम किसी के सामने भोजन ला रहे हैं तो उसकी उत्तेजना कैसी हो रही है और ये फिर रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, इसके बारे में इन्होंने बात किया था। तो आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें प्रभावकारी शिक्षण विधि है कौन सी है दोस्तों? प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि, परंपरागत व्याख्यान विधि, अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान, या फिर कोई भी नहीं। देखिए प्रभावकारी शिक्षण विधि कब होगी? आप ऐसे क्वेश्चन खुद से भी करने का प्रयास करिए। आप कहेंगे प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि है, कहेंगे तो सही है। इसके बाद है परंपरागत व्याख्यान विधि, यह भी तो देखिए
सही ऑप्शन आपके सभी होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है, जो एकदम एग्जैक्ट सही ऑप्शन दिखा रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन और व्याख्यान विधि, ये तो सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है अन्योन क्रियात्मक व्याख्यान विधि। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर है। देखिए अगर इसकी बात करें तो अन्योन क्रियात्मक व्याख्यान विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है, कैसी है दोस्तों, एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र एक दूसरे को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों, संबंधों को तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। ये अन्योन क्रियात्मक व्याख्यान विधि, इसमें दोस्तों टीचर भी इंगेज होता है, शिक्षक बालक भी इंगेज होता है, तो दोनों लोग इंगेज होकर सीखेंगे सबसे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। यह भी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें, क्या बदलें दोस्तों, क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा या फिर विशेषण। तो अब इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, क्रिया। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें, क्या बदलें दोस्तों, क्रिया, क्रिया बदलनी चाहिए। क्या बदलनी चाहिए, क्रिया बदलनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। संश्लेषण का अर्थ है, संश्लेषण का क्या अर्थ है, पहला ऑप्शन है नवीन विचार का निर्माण, सेकंड ऑप्शन है नवीन वस्तु का निर्माण, थर्ड ऑप्शन है अद्वितीय उत्पाद का निर्माण, या फिर उपयुक्त सभी। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, देखिए यह सभी ऑप्शन सही हैं। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, नवीन विचार का निर्माण भी होता है, नवीन वस्तु का निर्माण भी होता है, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण भी होता है, इसलिए इसमें राइट आंसर होगा। संश्लेषण का मतलब ये होता है कि ये सभी चीज़ें संश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दल शिक्षण मिलकर काम है, क्या है दोस्तों, दो या दो से अधिक शिक्षक का, दो या दो से अधिक छात्र का, शिक्षक और छात्र का, या फिर कोई नहीं। देखिए दल शिक्षण मिलकर काम है, कौन सा काम है, जब दोस्तों दो या दो से अधिक शिक्षक का काम मिलकर काम करना होता है तो उसे दल शिक्षण के अंतर्गत आता है, इसको आप जानते रहिए। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, दल शिक्षण मिलकर काम, मतलब जब दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर काम करें तो उसे आप दल शिक्षण कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्तावादी शिक्षण है दोस्तों, सत्तावादी शिक्षण क्या है, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, कोई नहीं। देखिए आपको ऐसे ऑप्शन की तरफ कभी नहीं जाना है जो बच्चे के खिलाफ हो, बच्चे के विरोध में हो। आप करिए सत्तावादी, सत्तावादी शिक्षक क्या होता है, बाल केंद्रित, आप कहेंगे नहीं बाल केंद्रित तो बच्चे की बात कर रहा है, इसमें बच्चा फर्स्ट है, इसमें इसलिए यह तो ऑप्शन आपका गलत होगा। अब शिक्षक केंद्रित, हाँ यही है दोस्तों, सत्तावादी मतलब जब शिक्षक ही अपने आप को सबसे ज़्यादा विद्वान समझने लगे, हम ही जो हैं हम ही हैं, तो वो आपका सत्तावादी शिक्षण होता है। तो इसमें आपका शिक्षक केंद्रित इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि प्रशिक्षण देता है, क्या देता है, रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का, या फिर उपयुक्त सभी। विधि प्रशिक्षण क्या देता है, ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा यह सभी दोस्तों। जो विधि प्रशिक्षण है यह रचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है, तर्क को भी, आलोचनात्मक निर्णय का भी देता है, इसलिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से एक मेरिल मॉडल की 5 सिद्धांत हैं दोस्तों। ऑप्शन है क्या क्या, पहला ऑप्शन है सक्रियण, सेकंड ऑप्शन है आकलन, थर्ड ऑप्शन है विश्लेषण, लास्ट ऑप्शन है उपलब्धि। इसकी बात करें, एक मेरिल मॉडल 5 सिद्धांत हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा। क्या होगा, कौन कौन से वो मेरिल के जो 5 प्रमुख सिद्धांत हैं उसके नाम भी आपको हम बता देते हैं। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन इसमें फर्स्ट है। जो 5 सिद्धांत है दोस्तों, समस्या केंद्रित, सक्रियण, प्रदर्शन, आवेदन, एकीकरण, ये 5 सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ADDIE मॉडल ये इनमें से किसके लिए है दोस्तों, विश्लेषण के लिए, उपलब्धि के लिए, आकलन के लिए, अनुप्रयोग के लिए। कौन से मॉडल की बात करें दोस्तों, ADDIE। देखिए अब इसका ये किसकी बात करें, ये दोस्तों विश्लेषण की बात करता है। ये किसकी बात करता है, विश्लेषण की। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। एनालिसिस ना, ए विश्लेषण को क्या बोलते हैं, ए से एनालिसिस हो जाता है, डी से डिजाइन होता है, फिर अगले इसमें यही तो होता है ADD, इसके बाद IE, ए से हो जाएगा एनालिसिस, डी से डिज़ाइन हो जाता है, फिर डी से डेवलपमेंट हो जाएगा,
फिर आई से दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और इसके बाद ई बचता है, इस क्या जो है इवैल्यूएशन हो जाएगा, मूल्यांकन कहना। तो इसका मतलब ये होता है, ये मतलब क्या है, विश्लेषण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है दोस्तों। किसकी बात करें, सूक्ष्म शिक्षण। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, आप इसके बारे में जानिए। जब आप बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अब इसमें कह रहे हैं खोजपूर्ण का प्रश्न कौशल, क्या यह सूक्ष्म शिक्षण है, नहीं। चित्रकला कौशल, श्यामपेट कौशल, या फिर उपरेक्ष, कभी नहीं। देखिए इसमें जो नहीं है, कौन सा नहीं, चित्रकला कौशल। चित्रकला कौशल आपका सूक्ष्म शिक्षण नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है। किसकी बात करें, यह जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, यह शिक्षक की प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। इसको भी आप जानते रहिए, जो सूक्ष्म शिक्षण किसका है, वो शिक्षक की प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण की स्थितियों को सरल बनाती है। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कौशलों का विकास, स्वस्थ आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। प्रशिक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रशिक्षण आप करते हो तो उससे क्या होता है, आप कहेंगे प्रशिक्षण के द्वारा कौशलों का विकास किया जा सकता है। प्रशिक्षण के द्वारा हम कौशलों का विकास करते हैं, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। किसकी बात करें, शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। शिक्षण कौशल बढ़ाता है, विद्यालय संगठन को समझना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए शिक्षक प्रशिक्षण क्यों, जो हम शिक्षक को प्रशिक्षित करते हैं, ये क्यों आवश्यक है। कह रहे विद्यालय संगठन को समझना, क्या विद्यालय के संगठन को समझने के लिए हमको बच्चों टीचर को ट्रेनिंग देना पड़ता है, नहीं। शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए हमको बच्चों शिक्षक को प्रशिक्षण देना पड़ता है। ये विद्यालय के संगठन के लिए नहीं, हमको विद्यालय के संगठन के लिए बढ़ावा देना है, इसके लिए नहीं। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है। कौन सी विधि, केस अध्ययन, अवलोकन, प्रयोगात्मक, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। कौन सी विधि दोस्तों, आप कहेंगे अवलोकन। अवलोकन हम विद्यालय में कक्षा में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट नहीं, सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल होगा। बच्चे को सीखने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए। निष्क्रिय कक्षा वातावरण, आप कहेंगे नहीं, निष्क्रिय तो होना ही नहीं चाहिए कि निष्क्रिय कक्षा वातावरण रहेगा बच्चा कैसे सीखेगा, पहला गलत हो जाएगा। देखिए आपके पास जो ऑप्शन आते रहें, जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसे आप कट करके हटाते रहिएगा, फिर आपके पास लास्ट में एक दो ऑप्शन बचेंगे। दो ऑप्शन बचते हैं तो उसमें आपको हेरने में आसानी हो जाती है कि इसमें से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए पहले को हमने हटा दिया, हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। शिक्षा के अनुकूल कक्षा का वातावरण, इसकी बात किसकी बात करें, बच्चों के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल होगा। करें शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण, क्या शिक्षक के अनुकूल कक्षा नहीं दोस्तों, अगर यहीं बालक होता तो ठीक था, लेकिन इसमें शिक्षक की बात करें तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा का भौतिक वातावरण, देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी तो होगा ही नहीं, तो इसमें राइट आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है। किसकी बात करें, पाठ्यपुस्तक की बात करें। विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। पाठ्यपुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है, पाठ्यपुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग होता है, तो इसमें कह रहे हैं पहला जैसे विचार और सोच की व्याख्या करनी हो, क्या पाठ्यपुस्तक का यह प्रयोग होता है, आप कहेंगे नहीं, इससे अच्छा हमको चाहिए ऑप्शन शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। अभी तो ये सही लग रहा है कि हमको हमारा जो शैक्षणिक उद्देश्य है उसे प्राप्ति के लिए हमको एक पुस्तक चाहिए जिसके माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं, ये तो ठीक लग रहा है। जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना, नहीं दोस्तों, जो पढ़ाया जा रहा है उससे परिसीमन करने के लिए नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, आप कहेंगे इससे होता है दोस्तों, ये तो ऑप्शन आपका सही लग रहा है। ये पाठ्यपुस्तक के माध्यम से बच्चों को याद करने की क्षमता तीव्र होती है, ठीक है, सही है। इसमें गलत हमको देखते हैं, लेकिन ऑप्शन पहले देखते हैं पूरा।
पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का भी विकास होता है। अगर स्मरण शक्ति बढ़ रही है तो तर्क शक्ति बढ़ेगा ही दोस्तों। इसके बाद कहें पाठ्य पुस्तक छात्रों की पढ़ाई से विमुख करता है, नहीं दोस्तों, विमुख नहीं करता है। ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, गलत ही पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड हैं, क्या है? योग्यता है, उत्पादन है, प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी है। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड क्या क्या है? ऑप्शन इसमें डी है, ये सभी दोस्तों। शिक्षक प्रभावशीलता की योग्यता भी, उत्पादन है, प्रक्रिया भी है, सभी है। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है, क्या होता है? बच्चों के साथ, सेकंड ऑप्शन है प्रधानाध्यापक के साथ, लास्ट थर्ड ऑप्शन है शिक्षक स्वयं या फिर इनमें से कोई नहीं। शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होता है? तो प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होता है? तो ऑप्शन सी सही है, शिक्षक स्वयं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषता है, क्या विशेषता है? औपचारिकता है, शिक्षक की संप्रभुता है, नवीन तकनीकियों की अवहेलना है, या फिर उपयुक्त सभी। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषता क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी दोस्तों। शिक्षक केंद्रित विधियों की औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकियों की अवहेलना, यह सभी आपके राइट आंसर हो। इसलिए ऑप्शन इसमें जो सही है, ऑप्शन इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे मूल्यांकन में खाली जगह नहीं होता है। अच्छे मूल्यांकन में क्या नहीं होता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, फिर व्यक्तिनिष्ठता। एक अच्छे मूल्यांकन में दोस्तों वैधता तो होता ही है, विश्वसनीयता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका गलत है, और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है, कैसा है? बाहरी परीक्षा, मापदंड, संदर्भित परीक्षा, सेकंड ऑप्शन है संकलनात्मक मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त सभी। क्या ये सभी ऑप्शन सही है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सही, ये सभी है दोस्तों। बिहार विद्यालय, एक मिनट, हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार ये सभी हैं। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? ग्रेड देना दोस्तों कैसा मूल्यांकन? निरपेक्ष मूल्यांकन है, सापेक्ष है, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेडिंग सिस्टम कैसा सिस्टम है? ऑप्शन आप कहेंगे या दोनों दोस्तों, निरपेक्ष मूल्यांकन भी है और सापेक्ष मूल्यांकन भी है ग्रेडिंग प्रणाली। तो ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन इसमें सी सही होगा। निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली, देखिए ग्रेडिंग प्रणाली जो है निरपेक्ष और सापेक्ष प्रकार का मूल्यांकन है। निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली ग्रेडिंग का एक तरीका है जहाँ ग्रेड पूर्व निर्धारित कट ऑफ स्तरों के आधार पर, जैसे हमने बोल दिया कि 60% को हम बी मानेंगे, 40% को 40% को सी मानेंगे, 80% के ऊपर को हम ए मानेंगे। तो इस प्रकार से हम दे दें कि पहले से ही बता देते हैं, हाँ इस तरीके से ग्रेडिंग दिया जाएगा। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विषय वस्तु की रूपरेखा है, कैसी है? पाठचर्या है, पाठ्यक्रम है, पाठ है, इकाई है। विषय वस्तु की रूपरेखा क्या है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, पाठ्यक्रम है। विषय वस्तु की रूपरेखा कैसी है? पाठ्यक्रम है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है, कैसा है? मुख्य पाठ्यक्रम, सेकंड ऑप्शन है छिपा हुआ पाठ्यक्रम, थर्ड ऑप्शन है सामग्री पाठ्यक्रम, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वासों का प्रसारण है, कैसा प्रसारण है? छिपा हुआ पाठ्यक्रम है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। ऑप्शन हम इसके बाद में देखते हैं। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं? अधिगम को जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं, ऑप्शन हम पहले देखते हैं। फिर पहला ऑप्शन है शिक्षक का विषय, सेकंड ऑप्शन है विषय की प्रकृति, या फिर छात्रों की जात, या फिर छात्रों की रुचि। इसमें जो राइट, देखिए जात का कोई तो मतलब है नहीं, छात्रों की रुचि। जो मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? छात्रों की रुचि होगा, इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, सरल से जटिल है, मूर्त से अमूर्त है, ज्ञात से अज्ञात है, उपयुक्त सभी। देखिए जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया सरल से जटिल की तरफ, हाँ हमसे पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कठिन की तरफ, नियम की तरफ जाते हैं, ये तो सही ऑप्शन है। मूर्त से अमूर्त, कोई चीज़ वस्तु को दिखाकर फिर उसके बारे में बताएं, यह भी तो सही है दोस्तों। हम बच्चों को पहले कोई चीज़ दिखाएं फिर उसके बारे में बताएं। मूर्त से अमूर्त, पहले दिखाकर फिर अमूर्त की तरफ ले जाएं, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात, पहले बच्चों को हम वह चीज़ बताएं जो बच्चा जानता है, जो ज्ञात है, फिर उसके बाद हम अज्ञात की तरफ ले जाएं। तो ऑप्शन तीनों सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। देखिए जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करे वो आपको बताना है। परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर या फिर भौगोलिक सीमाएं। देखिए आप कहेंगे इसमें से कौन सा कारक जो है शिक्षण को नहीं प्रभावित किया। भौगोलिक सीमाएं से क्या मतलब है, बच्चों को पढ़ शिक्षण में कोई मतलब है भौगोलिक सीमाएं नहीं, इसलिए ऑप्शन इसमें डी आपका गलत होगा, गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मरण है, स्मरण क्या है, सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री है, दृश्य शिक्षण है, स्मरक सहायक शिक्षण सामग्री है, उपयुक्त सभी। स्मरण क्या है, स्मरण के बारे में आपको बताना है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है, कैसा लाभ है। ऑप्शन फर्स्ट है नए कौशलों को सीखने में, सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, सेकंड थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त से दोनों, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ बताइए। हैंड्स ऑन अधिगम का जो लाभ है वो ये दोनों है दोस्तों, नए कौशलों को सीखने में भी और प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, ये दोनों। देखिए प्रोत्साहित वैसे भी आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है, तो प्रोत्साहित सही होगा। नए कौशलों को सीखना यह भी पॉजिटिव ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। देखिए हैंड्स ऑन अधिगम, हैंड्स ऑन अधिगम का मतलब थोड़ा सा आपको बता दें, हो सकता है आप ना समझ पाए हो। हैंड्स ऑन मतलब जो बच्चा करके सीखे, हैंड्स ऑन अधिगम में बच्चे स्वयं के द्वारा कुछ ना कुछ करके सीखते हैं, वही आपका हैंड्स ऑन अधिगम कहलाता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोनों सी। यहाँ पे हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ेंगे अदर स्किल से संबंधित, जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन, उसको कवर करेंगे। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर करके बताइए दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1875 में कलकत्ता अब कोलकाता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे। पहला ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष और अरविंदो घोष से, सेकंड ऑप्शन है काले मोहनदास और अरविंदो घोष से, थर्ड ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष और शंभूचरण मुखर्जी। तो इसकी अगर हम सब बात करें तो 25 सितंबर 1875 को, कब दोस्तों इसका डेट भी आप जानते रहे, 25 सितंबर 1875 के शिशिर कुमार घोष और शंभूचरण मुखर्जी जुड़े हुए थे। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूंगा रेशम का उत्पाद करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। देखिए मूंगा रेशम जो उत्पाद है वह कौन सा राज्य करता है। ऑप्शन है असम है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कौन सा राज्य क्या उत्पाद करता है इसके बारे, इससे क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। आपको हम लेके चलते हैं, एक मिनट। देखिए उसमें आपका राइट आंसर ए था ना, असम था। देखिए शहतूत रेशम कौन सा राज्य उत्पाद करता है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मेघालय, उत्तर प्रदेश। मूंगा रेशम दोस्तों सिर्फ असम ही उत्पाद करता है। ईरी रेशम मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा। टसर रेशम बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसमें, ये चीज़ आप जानते रहिए जरूर, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है। आयात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, निर्यात में वृद्धि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, निर्यात में वृद्धि। मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव क्या है दोस्तों, जब निर्यात में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहला, इसमें कुछ कथन है दोस्तों। यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सेकंड है, यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपयुक्त में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। इसमें कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के तो पहला जो कह रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत का महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था। देखिए यह भी आपका राइट आंसर है। पहला महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये तो राइट है। बिहार के चंपारण जिले से काश्तकारों के साथ अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपयुक्त में से का कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है। यह भी ऑप्शन आपके सही है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन सी सही है। पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है। गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया था दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? किसने किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों 2022 में गृह मंत्रालय ने किया था। कब दोस्तों? 1922 में। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? मीथेन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ए और सी दोनों? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाएगा? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी के दोनों। मीथेन को भी और नाइट्रोजन को भी, नाइट्रोजन को कहा, नाइट्रोजन नहीं, मीथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस होती कौन से, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। अब मीथेन तो दोस्तों बढ़ाता ही ऊष्मीय तापमान, पृथ्वी का ऊष्मीय तापमान बढ़ाएगा ही। मीथेन तो आपका फिक्स ही है, सही है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन आपका दोनों सही है। जो कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके बारे में बता। देखिए ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो उसमें आप समझ लीजिए जो चीज़ जिससे तापमान बढ़े, पृथ्वी का तापमान बढ़े, ऊष्मीय तापमान बढ़ता है, वही आपका ग्रीन हाउस गैस हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरो हो गया जो आपका फ्रिज से निकलता है, एसी से निकलता है, ओजोन हो गया, यह सब आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं? किसकी बात करें? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? इसमें जो मुख्य घटक होते हैं दोस्तों, राइट आंसर इसमें 2 हो जाएगा, 2 ही मुख्य होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? कैसी खेती से दोस्तों? निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, मिश्रित खेती या फिर डेयरी फार्म? किस प्रकार से कैसी आप खेती करेंगे जिससे वनों की ज़्यादा कटाई होती है? आप कहेंगे निर्वाह खेती के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाह खेती के द्वारा वनों की ज़्यादा कटाई होती है। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एल नीनो घटना होती है कहाँ पे होती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? किस महासागर में एल नीनो की घटना होती है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रशांत महासागर में। देखिए एल नीनो की अगर हम सब बात करें तो जो प्रशांत महासागर है, ऑप्शन बी सही है। प्रशांत महासागर में पेरू के समीप, कहाँ पे दोस्तों? पेरू के समीप समुद्री सतह के गर्म होने की घटना को ही एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो कहा किसको जाता है? जो समुद्र की सतह है जब वो गर्म होती है उसी को एल नीनो कहा जाता है। होता कहाँ पे? प्रशांत महासागर में होता है। किस जगह पे? पेरू के समीप में। इसको जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? लुप्तप्राय प्रजाति या फिर कमजोर प्रजाति, दुर्लभ या फिर विलुप्त? जो डॉल्फिन है दोस्तों वह कैसी है, किसकी श्रेणी में आती है? तो ऑप्शन इसमें है कमजोर प्रजातियां। किसमें? ऑप्शन बी से, बी इज राइट आंसर। इसे जो है 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। कब दोस्तों? 2009 में। इसको जानते रहिए आप।
और इसे जो है IUCN, कौन, IUCN ने रेड लिस्ट में कमज़ोर श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया है। किसने? IUCN ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलें की औसत लागत 18,000 है। कुल मिलाकर उसने दोस्तों 3 लाख कमाए। शेष साइकिलों की औसत लागत क्या है? देखिए उसने, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सरल करके बताते हैं। कह रहे हैं कि अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों का औसत लागत कितना है? 18,000 रुपये है। मतलब कि 20 साइकिल हैं, 20 साइकिल में 12 साइकिल में उसका जो लागत है वह 18,000 रुपये की एक साइकिल की लागत पड़ रही है। कुल मिलाकर उसने जो है 3 लाख रुपए कमाए। शेष साइकिलों की औसत क्या है? अब हमको बताना है जो आपकी 8 साइकिलें बच जा रही हैं वह उसकी लागत क्या है। उसने कमाया कितना? 3 लाख रुपए कमाया। कितने साइकिलों में? 12 साइकिलों में। देखिए इसे हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो 12 साइकिल बच रही हैं, 12 साइकिलों का लागत मूल्य पूरा कितना हो जा रहा है। ये 12 साइकिल को मिलाकर जैसे औसत है 18,000 रुपये का एक साइकिल पड़ रहा है, तो हमको पूरी 12 साइकिल का दाम पता कर लेते हैं। अगर इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 18,000 में हम 12 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो 12 साइकिल का पूरा प्राइस हो जाएगा। यह आएगा आपका इकाई दहाई 12 नंबर, हाँ ठीक है। इसमें आएगा 2,16,000 रुपये का साइकिल का पूरा दाम हो गया। लागत 12 साइकिल का दाम। तो और उसने कमाया कितना? 3 लाख रुपए कमाए हैं। तो अब हम 8 साइकिल को निकालते हैं, क्योंकि 12 टोटल 20 साइकिल थी, 8 साइकिल बची हैं। 8 साइकिल का मान लेते हैं हम, 8 साइकिल को मान लेते हैं यक्स है, यक्स प्राइस में मान लो मिली गई 8 साइकिल। अब हमारे पास जो है एक चीज़ हमको पता है कि हमने बेचा कितना था? 3 लाख रुपए का। लागत कितना लगा है? 2,16,000 रुपये लगा है। इसे हम क्या करेंगे, 3 लाख में से हम जो है 2,16,000 घटा लेते हैं। अगर इसमें आप माइनस 3 लाख करेंगे अगर इसे जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 84,000। कितना? 84,000। यह तो हो गया। अब हमको इसमें पूछ क्या रहा है? साइकिलों का औसत लागत की शेष साइकिल थे उसकी औसत लागत, औसत क्या है। अब देखिए इसमें जो शेष साइकिल कितनी बची हैं? 8 बची हैं। इनका हमका औसत निकालना था। अब इसे भाग दे दीजिए। जब आप इसमें भाग देंगे कितना आएगा? यहाँ आएगा आपका 8 करना 8, 8 5 40, 8 करना 8, 1 मिनट, हाँ 8 करना 8, 8 0, फिर 8 5 40, 5 आएगा ना, सॉरी 5 आएगा और 0 0। यह आएगा दोस्तों 10,500 रुपये। जो 8 साइकिल बच रही हैं उनका औसत कितना आ गया? 10,500। तो 10,500 है, इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि 4,000 पर 2 वर्षों के लिए 20% की प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जब इसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 18 से 56.4, सेकंड ऑप्शन है 17 से 56.4, थर्ड ऑप्शन है 18 से 46.4, लास्ट ऑप्शन है 17 से 46.4। देखिए सबसे पहले टोटल कितना है? 4,000 है। इसमें जो है कितना समय लग रहा है? 2 वर्ष लग रहा है। और कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 20% लग रहा है ना, वार्षिक 20% वार्षिक। सबसे पहले आप इसमें 1 साल का निकालेंगे। 1 साल का कितना आएगा? 10% आएगा। इस तरीके अर्धवार्षिक निकालिए। इस तरीके से आप निकालेंगे तो सॉल्व कर जाएंगे। इसमें आपको फार्मूला आपको बता देना, उस फार्मूला में आप रखिए, अब सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप बराबर P1 + R/100। सबसे पहले आप सब इसे अर्धवार्षिक जो है इसको निकालिए 10%। पहले 10% निकाल लीजिए, फिर अगली बार 10%, इस तरीके से निकालेंगे तो पावर n माइनस पी क्या है? माइनस पी आपका यही तो है ना, 4,000, इसको रखना है। इसमें आप रखिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए करेंगे 11.71 माइनस 0.86 प्लस 1.78 माइनस 9.20 है। आगे आपको बताना है। देखिए जो बड़े क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा सॉल्व करें, क्योंकि पैड पे लिखने में समस्याएं होती हैं। इसमें बहुत
दिक्कत हो जाता है। इसलिए जो छोटे क्वेश्चन है उसे आपको हम बहुत अच्छे से समझा देंगे, जो बड़े क्वेश्चन है उसे आपका तरीका हम बताएंगे, उसे आप थोड़ा सा खुद से करने का प्रयास करिए कि अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे तो क्या आएगा। बाकी अगर कमेंट दिक्कत हो रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, उसका हम सोल्यूशन आपको भेजेंगे कि हाँ इसका सोल्यूशन इस तरीके से नहीं ऐसा होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें हमको सिंपल से कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटाना है जो आए, इसको प्लस करके माइनस करके जोड़ घटाना ही है। देखिए जोड़ घटाना में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम सब बात करें तो यह प्लस है, यह प्लस है, प्लस प्लस जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस घटा के जो आएगा फिर माइनस कर लेते हैं। देखिए अगर हम सब बात करें तो इसको प्लस कर लीजिए, इसको आप करेंगे 71 है, 11 12 एक 13 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ गया देखिए 13 पॉइंट और 8 हाँ ठीक है 13.89 नहीं 89 नहीं 49 होगा, एक मिनट 13.49 राइट। अब देखिए इसमें हमको माइनस कर लीजिए, इन दोनों को एक तरफ कर लीजिए, 8.6 माइनस 9.20 चाहिए तो आप इसको दोनों को प्लस करके तब माइनस कर लीजिए, या फिर आप इसको सीधा से माइनस कर लीजिए फिर तब प्लस कर लीजिए। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि आप इसमें माइनस करना तो माइनस के एक चीज़ बताएं, तो इसको आप खुद से भी करने का प्रयास करिए। चाहे इन दोनों को आप प्लस करके फिर तब माइनस कर दीजिए, चाहे इसको माइनस कर दीजिए फिर इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका 3.43 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको ज़रूर मिलेगा, दो संख्याओं का योगफल 156 है, उनका मसा 13 है, ऐसे संख्याओं के युग्मों की संख्या बताइए। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 156 है। देखिए इसमें कह क्या है, उनका मसा क्या है, CF 13 है। माना पहली संख्या 13A है, माना दूसरी संख्या 13B है, मान लेते हैं, मान लो पहला संख्या माना पहली संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या क्या है 13A है, और दूसरी संख्या क्या है 13B है, इसको हम मान ले रहे हैं। और इन दोनों संख्याओं का योग क्या है 156 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 13, यहाँ से लिखते हैं दोस्तों 13A प्लस 13B बराबर कितना हो रहा है 156 हो रहा है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे आया। अब इसमें जो है हमको बताना क्या है, इसको सॉल्व करिए। इसमें उन संख्याओं का मसक 13 संख्या से युग्म की संख्या आपको बताना, कितनी संख्या होंगी, 11 12 और 7 5 12। तो हाँ जिसमें हाँ ठीक है, इसमें दो ऑप्शन होगा। इसमें जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसमें a + b बराबर 12 आएगा। देखिए इसको हम a + b बराबर, इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो आएगा a + b कितना आएगा 12 आएगा। देखिए अब इतना तो आप खुद से सॉल्व करिए ना कि किस तरीके से कैसे कितना आएगा। अब देखिए 12 आ रहा है, तो 12 का आपको बताना है कि किस तरीके से, ऐसे युग्म कहते हैं ना, ऐसे युग्म की संख्या बताइए। तो संख्या को उनका मसा 13 है, तो ऐसे युग्म की संख्या 2 होगा दोस्तों। कौन सा होगा, एक होगा 11 1 12, एक होगा 7 5 12। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पाद से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाती है तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण है दोस्तों, बढ़ता है घटता है, मत बदलो, या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, मत बदलो। वह क्या होगा, बढ़ता है भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण क्या होगा, वही रहेगा। ऑप्शन इसमें कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे उमंग उत्साह अपराध। उमंग दोस्तों उत्साह है, अपराध है सजावट है, दुष्कर्म है, परमानंद अर्थ है। जैसे इसमें संबंध आपको बनाया, जैसे उमंग का संबंध किससे हो रहा, उत्साह से हो रहा, अपराध का संबंध किससे होगा, आप कहेंगे इसमें सी ऑप्शन परमानंद, अपराध परम। जिस प्रकार उमंग का उत्साह दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, उसी प्रकार अपराध और दुष्कर्म भी, इसमें दुष्कर्म भी एक दूसरे से समानार्थी हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हम सी नहीं दोस्तों बी होगा, दुष्कर्म सीधा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह शब्द चुनें जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है।
इसमें देखिए FIR है, पूंछ है, ट्रंक है, पंख है। तो इसमें जैसे जो राइट आंसर फर है, इसे फर मतलब फर समझिए। तो इसमें जो भिन्न है, तो इसमें पूंछ, ट्रंक, पंख है। यह सब दोस्तों पक्षियों के पार्ट हैं। पंख हो गया, पूंछ हो गया, ट्रंक हो गया। और जो फर जो है, फर पंख यह पेड़ है। फर एक क्या होता है, एक पेड़ होता है। तो ऑप्शन इसमें यही आपका अलग है। 7, 11, 13, 17, 19 अगली संख्या क्या आएगी? इसमें संबंध आपको बताना है। संबंध कैसे? जैसे अगर इसे हम प्लस करेंगे, 7, 3, 10, 10, 1, 11 मतलब +4 हो रहा है। फिर 11 में क्या हो रहा है? +11, 12, 13 +2 हो रहा है। इसके बाद 13 में क्या हो रहा है? 13 में अगर हम सब देखें तो 13, 4, 17 4 हो रहा है। फिर इसके बाद 17, 2 मतलब 2, हाँ +2 हो रहा है। +4, +2 +4 +2 अगली संख्या क्या होगा? +4 होगा। 19 में आप 4 प्लस करेंगे, क्या आएगा? 23 आएगा। क्या 23 ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, करें यदि किसी कोड भाषा में स्पाइडर को PSDIRE लिखा जाता है तो उसी भाषा को COMMON को कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसमें हो क्या रहा है, इससे पहले आपको हम तरीका बता देते हैं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आप खुद से सेट करिए। जैसे इसमें करें यस है, अगर इसमें हम सब चेंज की बात करें, देखिए इसमें एक मिनट, इसमें यस है, इसमें यस दूसरे नंबर पर कर दिया, इसमें पी है, पी के पहले कर दिया, फिर डी है, DI, फिर देखिए सेम चीज़ को बदल दे रहा है। पी है सबसे पहले, यस है तो उसे बाद में कर दे रहा है, फिर पी, दो शब्द ले रहा है। हम वैसे हम करें, इसमें CO है, सबसे पहले OC लिख दें, फिर यम है तो हमको यम ही लिखना होगा, फिर ON है तो हम NO लिख दें। क्या ऑप्शन है किसी में मैच कर रहा है? NO, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, OCMMNO। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड से संबंधित है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध है? देखिए इसका आप ग्राफ बनाइए, खुद से पहले समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहे एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, कौन कहा दोस्तों? महिला ने कहा उसकी पत्नी, मान लो यह पुरुष हो गया और इसकी पत्नी यहाँ पे हो गया, मान लो पत्नी हो गया, वाइफ, ठीक है। उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। किसकी दोस्तों? मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला जो कह रही है, कोई कह रही है उसकी पत्नी जो है मेरे पिता की, इसके फादर, मान लो फादर की इकलौती पुत्री है, यह वाइफ। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध है? आप कहेंगे भाई, ससुर, मामा या फिर पति। अब पति तो है दोस्तों, देखिए यही तो बन रहा है। कह रहा है पुरुष की परिचय कराते हुए कि इसकी पत्नी जो है, इसकी पत्नी हमारे पिता के इकलौती पुत्री है। कौन हो रहा है? वही पत्नी तो हो रहा है, पति तो ही हो रहा है। पुरुष किस प्रकार संबंध है? पति है। यहाँ पे हम सब दोस्तों 50 क्वेश्चन को कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम सब फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।